आने वाले 10 से 20 साल में अगर आप करोड़पति नहीं बने तो उसमें सिर्फ एक ही आदमी की गलती है, एंड दैट इज यू। हिंदुस्तानियों, हम वही देश हैं जिसका 50-60 साल पहले पूरी दुनिया मजाक उड़ाती थी, जो वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ फेर के बैठे हुए हैं, जो ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी है, जिस देश में सिर्फ पॉवर्टी और बीमारी के अलावा कुछ है ही नहीं। और आज हम वही देश हैं जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है। ये 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश के बिल्कुल आसान नहीं गए। आप एक बार हिस्ट्री पढ़ के देखो, कितनी जगह गलत हुए हैं, कितनी जगह पिटे हैं, बैंक्रप्सी के वर्ज में खड़े हो गए थे। उसके बाद हम इस स्टेज में हैं। क्यों? बिकॉज हिंदुस्तानियों में एक चीज है कि साला कोई गिव अप मारने को रेडी नहीं है, और इसका बेनिफिट हमारी जनरेशन रीप करने वाली है, क्योंकि अगले 10-20 साल में सेंसेक्स ना 1 लाख पॉइंट्स को पक्का क्रॉस कर जाएगा। उसमें क्वेश्चन ही नहीं है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सेंसेक्स 60,000 को क्रॉस कर चुका है, और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्यों सेंसेक्स 1 लाख को क्रॉस करेगा और कब क्रॉस करेगा। सबसे पहला पॉइंट है रिटेल पार्टिसिपेशन। अब राकेश झंझुवाला के इंटरव्यू में बहुत टाइम पहले कहीं देखा था, उन्होंने मेंशन किया था कि हिंदुस्तान में $1 ट्रिलियन की सेविंग्स हैं हमारे बैंक्स में। ये पैसा जिस दिन मार्केट में आएगा उस दिन मार्केट कहां से कहां चला जाएगा, ये उनका कोर बिलीफ था वाइल इन्वेस्टिंग। एंड यू सी इस इंटरव्यू, आपको दिखेगा ये वो एक चीज हर दूसरे या तीसरे इंटरव्यू में बोलते ही बोलते थे। एंड उस इंटरव्यू के समय राकेश झंझुवाला सर ने बोला था कि हिंदुस्तान में 8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। वेल गेस व्हाट, अब हिंदुस्तान में 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किधर से आ रहा है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से नहीं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आ रहा है फ्रॉम टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। हिंदुस्तान में ना एक सेंसिबिलिटी आ गई है ऑफ इन्वेस्टिंग। हिंदुस्तानियों में अब एक आइडिया आ गया कि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब सबने अपनी सेविंग्स का 10% भी मार्केट्स में डाल दिया ना, आप खुद सोचो मार्केट्स कहां से कहां पहुंच सकता है। सेकंड फैक्टर है हम सब लोग, सेकंड फैक्टर है जनता, पॉपुलेशन। बचपन से हम स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ये प्रॉब्लम है, बस पॉपुलेशन इक्वल टू प्रॉब्लम। बट अब ऐसा नहीं है, अब पॉपुलेशन का डिविडेंड्स देने का टाइम आ गया, और मैं डिविडेंड्स की बात कर रहा हूं। एक टर्म होता है ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। इसका मतलब क्या होता है? जब भी किसी देश में वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन, द इकोनॉमी डज बेटर। सिंपल लॉजिक समझते हैं। आप हो, आप पैसे कमा रहे हो, आपके कोई बच्चे नहीं है जो आप पे डिपेंडेंट हो, कोई नहीं है, आपके शायद आपके पेरेंट्स भी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आप सिर्फ अपने लिए कमा रहे हो। करोगे क्या? खर्चा ज्यादा करोगे, घूमोगे फिरोगे ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा इंडल्ज करोगे, रिस्क ज्यादा लोगे, इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। इन सब के वजह से देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, और जीडीपी बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। और हिंदुस्तान की वर्किंग पॉपुलेशन ना विल इंक्रीज टिल 2045। तो आप देख रहे हो आपके पास कितना टाइम है, और इस टाइम को एक भी वेस्ट नहीं करना है। लुक एट दिस ग्राफ, ये आपको दिखाता है इंडिया का एडवांटेज ओवर ऑल अदर कंट्रीज। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हमारी इनकम भी तो बढ़ रही है। अगर आप पॉपुलेशन को देखो कि कितने घर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाते हैं अप्रोक्सीमेटली, इन 2009 ये था ऑफ 36 मिलियन हाउसेस, और अब 2020 में ये हो गया है ऑफ 132 मिलियन। क्लियरली आपको देख रहा है कि इंडिया की इनकम जनरेशन बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, लोग खर्चा करेंगे, कंपनीज का फायदा होगा, स्टॉक मार्केट कहां जाएगा? सिर्फ ऊपर। फोर्थ फैक्टर है इंडिया अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। अब किसी भी देश के लिए, जो डेवलपिंग देश है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज क्या होती है? द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स, जहां पे हर चीज कैश में चल रही है, टैक्स कोई दे नहीं रहा, बिलिंग प्रॉपर हो नहीं रही है, सामान आपको मिल रहा है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम हिंदुस्तानियों को पता है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बिजनेसेस देश में फैले हुए थे, बट अब ये हल्के हल्के कम हो रहा है। इसके 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन आता है बिकॉज हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम लोग ना सिर्फ सस्ता सामान नहीं खरीदना चाह रहे, हमें एक्सपीरियंस भी बेटर चाहिए। जैसे रिटेल को ले लेते हैं, जब आप रिटेल में कुछ सामान खरीदते हो या एफएमसीजी गुड्स खरीदते हो, हर चीज में स्टॉक मार्केट, मतलब दूध, अंडे, ब्रेड खरीदते हो, ठीक है, तो पहले क्या था? आप दुकान में जाओगे कि वहां 10 रुपए सस्ता है, वहां 20 रुपए सस्ता है, बट अब क्या है? आप बिग बास्केट, ग्रोफर्स, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजॉन, अगर ये 20-30 रुपए एक्स्ट्रा भी चार्ज कर ना, आप क्या बोलते हो? ठीक है यार, घर पे आ जाए, टेंशन फ्री। इसका मतलब क्या है? बिकॉज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, यू आर गोइंग फॉर कंफर्ट, जो ऑर्गेनाइज मार्केट में आता है। और जब एक देश ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा होता है ना, हर चीज अकाउंटेबल होती है, हर चीज का टैक्सेशन प्रॉपर होगा, टैक्सेशन प्रॉपर होगा तो गवर्नमेंट भी उस देश की, उनको रेवेन्यू बढ़ता है, वो कुछ काम भी कर पाएंगे, सरकार डेफिसिट से हट पाएगी, जो हमारे देश में हो रहा है। सेकेंड रीजन कि ये अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का शिफ्ट क्यों हो रहा है, इज बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट। एंड अगेन मैं इसमें को पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको इकोनॉमिक्सली बता रहा हूं।
इनके काफी मूव्स रहे हैं। सबसे पहला डीमोनेटाइजेशन। अब इसमें कोई क्वेश्चन की राय नहीं है दैट डीमोनेटाइजेशन कॉन्स बहुत ज्यादा रहे हैं देन द प्रोस, बट इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो कोई नहीं देख रहा है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं, एक है सीमेंट कंपनी XYZ लिमिटेड और एक है अल्ट्राटेक। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे ज्यादा है? ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक की। तो अगर आप कोई बड़ी क्वांटिटी खरीदना चाहते हो, आप किससे खरीदोगे? अल्ट्राटेक, बिकॉज डिस्काउंट भी आपको ज्यादा दे पाएगा। इस जो छोटी सीमेंट कंपनी है जो अनऑर्गेनाइज मार्केट में, उसकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ही नहीं। बट तभी भी लोग इसके पास क्यों जा रहे थे? तभी भी लोग XYZ लिमिटेड के पास क्यों जा रहे थे? बिकॉज ये टैक्स बचाता है, बिकॉज ब्लैक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आराम से काम हो जाएगा। बट जब डीमोनेटाइजेशन हुई, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस रैप ऑफ होके खत्म हो गए एंड बिजनेस स्टार्टेड कमिंग टू बिग कॉर्पोरेट जायंट्स। अब इसका एक जो बहुत मेजर कंसर्न था कि रिच गॉट इवन मोर रिचर। डीमोनेटाइजेशन के बाद अमीर और भी अमीर हो गए, ये फैक्ट है। बट जो एडवांटेज हम कोई रियलाइज नहीं कर रहा है कि जब ये अमीर लोग टैक्स देंगे और जो टैक्स दे रहे हैं, जो हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गई है, वो उनसे तो बढ़ेंगी, और जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होगा सरकार वो हम सब पे यूज करेगी। और उसके बाद आया GST। अब अगेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है, मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन वाज नॉट गुड। बट कम टू थिंक लॉजिकली, इतने बड़े देश में जहाँ इतनी बड़ी डेमोग्राफिक्स, इतनी सारी चीजें, किसी भी चीज का परफेक्ट इंप्लीमेंटेशन होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। अब GST का बेनिफिट ये हो गया है, अब कोई बिजनेस GST में नहीं है ना, उसको आना पड़ेगा, वरना वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेंडर का GST है या फिर सप्लायर का GST है या बायर का GST है, तो आपको GST में आना ही पड़ेगा। एक बार आप टैक्स लूप में आ गए, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, ऑर्गेनाइज मार्केट विल बी बेटर। एंड थर्ड, इसकी बहुत मेजर पॉलिसी है डिजिटलाइजेशन। आई थिंक ऑल ऑफ अस should be very thankful कि इंडिया is getting digitalized, और इसका एक बहुत मेजर पार्ट है UPI पेमेंट। अब ये तो मुझे बताएंगे जरूरत नहीं आपको कि UPI वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, और इतनी जल्दी इसकी पॉपुलैरिटी पकड़ी गई है कि कुछ महीनों पहले UPI ट्रांजैक्शन अ मंथ ऑन एवरेज होती थी 3 लाख करोड़, और अब जो लास्ट में देखा था अगस्त 2022 में, वो होती है 10 लाख करोड़। बिकॉज ऑफ UPI हर चीज अकाउंट्स के थ्रू हो रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं खुद आई डोंट लाइक टू कैरी कैश, मुझे पता है मैं UPI कर दूंगा, काम खत्म। पहले मैं कैश कैरी करता था बिकॉज मुझे डेबिट कार्ड देना अच्छा लगता ही था, बिकॉज मुझे सिक्योरिटी कंसर्न लगते थे उसमें, और क्रेडिट कार्ड में यूज करता ही नहीं हूँ, तो मैं हमसे कैश सकता था। बट अब UPI आ गया है, एंड जितनी इकोनॉमी डिजिटलाइज होगी, उतना ही ऑर्गेनाइज सेक्टर पे आएगा, उतना ही गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बेटर होगा, उतना ही इकोनॉमी विल बेटर, और जितना ऑर्गेनाइज मार्केट में आएगा ना, उतना ही स्टॉक मार्केट्स विल। उसके बाद इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एंड ऑफ कोर्स जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, उतना ही कंपनीज को पैसे मिलेंगे, उतनी ही हमारे लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होगी, उतना ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। एक चैलेंज देखो हम सबके लिए है, वो है चाइना, बिकॉज चाइना वर्ल्ड मार्केट है। अगर चाइना नहीं होता, इंडिया की एडवांटेज सिचुएशन होती। वेल, अब वो टाइम आ गया है, बिकॉज चाइना हैज बीन ग्रोइंग लेस एंड लेस एंड लेस, एंड बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस, बिकॉज चाइना +1 पॉलिसी आ गई है, सारा मार्केट हिंदुस्तान ही आएगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये तो ठीक है, बट क्वेश्चन है कब 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 सेंसेक्स पहुंचेगा 1 लाख पॉइंट, कब? अब इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं, आइए। अब जैसे आपको पूरा डेटा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो फ्रॉम 2010 टू 2021 एवरेज में सेंसेक्स ने ग्रो किया है ऑफ 11.27% एवरी सिंगल ईयर। ठीक है, दिख रहा है। अब मैं इसको राउंड ऑफ के लिए 11.3 कर रहा हूं। अगर 11.3% में भी ऑन एवरेज ये हर साल ग्रो करता गया, तो आपको इस चार्ट में दिख रहा है दैट वी विल रीच 1 लाख पॉइंट्स बाय 2027, सिर्फ 5 साल में। और अगर आप डेटा देखोगे ना, तो वी हैव टू हैव मोर ग्रोथ। इतनी ग्रोथ नहीं रहेगी, हमारी ग्रोथ की पेस बढ़ जाएगी। सो अगर सिर्फ 13% भी बढ़ जाए, सिर्फ 13% लगा रहा हूं, वी वुड रीच 1 लाख पॉइंट्स बाय 2026, मतलब सिर्फ 4 सालों में। और ये मैं नहीं, दुनिया के some of the most renowned people and experts are saying. This is what Christopher Woods is saying कि सेंसेक्स बाय 2026 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। एंड लॉरेंस ब्लांको भी सेम लाइव्स पे बोल रहे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, दैट सेंसेक्स शुड क्रॉस 1 लाख इन 3 to 5 years। अब हाँ, हमारे देश में दिक्कतें हैं, इसको कोई भी मना नहीं कर सकता, बहुत इश्यूज है। आई एम श्योर काफी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दोगे, एंड आई एग्री विद देम। बट एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, कॉन्स इतने से हैं और प्रोस इतने सारे हैं। 10-20 साल के अंदर अगर आप करोड़पति नहीं बने, द ओनली पर्सन टू ब्लेम इज यू।